हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के उन स्टूडेंट्स की जिनके पास वीएसी सब्जेक्ट है, जो सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको लेना होगा। और इसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सोल डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये है इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। इसमें आपको हमारे जो भी चैनल से संबंधित पीडीएफ नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट 3 है, लेसन 3 है ये, और ये जो हमारा चैप्टर है वो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस जो होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी बिजनेस या किसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या देता है, एक कवरेज देता है उसको। ठीक है ना, किस चीज से, कवरेज और प्रोटेक्शन देता है किसी वेरियस रिस्क से। यानी रिस्क से अगर आपको लगता है कि भाई भविष्य में कोई घटना आपके साथ घट सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेके क्या हो सकते हैं, इंश्योर हो सकते हैं। ठीक है ना, इससे पहले वाले यूनिट में हमने देखा था इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है ना, कैसे कौन कौन सी चीज इंश्योरेंस होते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जिसको जिस हिसाब से इंश्योरेंस चाहिए होता है तो उस हिसाब के इंश्योरेंस उसे दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी जो पोटेंशियल फाइनेंशियल लूज किस तरह की है। ठीक है ना, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सर्कमस्टांसेस में वो उसे किस चीज का प्लान लेना है, तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है पहले। ठीक है ना, तो बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हैं अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनी जो होती है इस तरह के इंश्योरेंस देती हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि जो एक स्पेसिफिक रिस्क वगैरह होता है, ठीक है ना, वो जो होता है हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमें भविष्य में लगे कि भाई कोई घटना हो सकती है। ठीक है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई सा भी जो है इंश्योरेंस प्लान या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है हम ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा आता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो हमें कवरेज देता है किसकी, मेडिकल एक्सपेंसेस की। ठीक है ना, अगर आपको लगता है भाई भविष्य में क्या हो सकता है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है आपको, और इन जो भी बीमारी हो गई या कोई इंजरी वगैरह है वो नॉर्मली हो सकती है, तो इनसे प्रिवेंशन के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन के तौर पर इंश्योरेंस करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है कि इंडिविजुअल की, ठीक है ना, या फैमिली की, या उसके हेल्थ केयर के जो भी कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो जो भी फाइनेंशियल उसकी समस्याएं हो सकती हैं भविष्य में, उन सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, और जो हमारे अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस होते हैं, जो हो सकता है कि भाई जो ज्यादा खर्चा हो जाए उसको रोकने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो जो सारा खर्चा होता है वो कौन उठाता है, उसको उठाती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, तो देखो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि समय समय पर अगर आप देखेंगे तो रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है आजकल के टाइम में। ठीक है ना, और महंगाई भी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है, तो उस पर खर्चा भी हमें काफी करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं इस महंगाई से बचने के लिए कि भाई भविष्य में हमारे जेब पर कोई ज्यादा खर्चा ना पड़े। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे खाने के जरूरतों के सामान, ये सब चीजें धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके दाम बढ़ रहे हैं, तो वैसे जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो पहले जो चीज खर्चा होता था वो सिंगल डिजिट में होता था, आज वो जो खर्चा है वो डबल डिजिट तक पहुंच चुका है। ठीक है ना, तो इस तरह से हेल्थ केयर में भी सेम यही चीज है कि समय के साथ साथ हेल्थ जो फैसिलिटी है वो भी क्या हो रही है, महंगी हो रही है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले एक ऐसा फंड निर्धारित कर लेते हैं जो हमारे आने वाले जो डिफिकल्ट समय में, यानी हो सकता है कि हमें मेडिकल एक्सपेंस ज्यादा करना पड़े, तो वो क्या कर सके, वो हमारी जो भी सेविंग वगैरह है उस पर ज्यादा इफेक्ट ना डाले, और हमें ज्यादा पैसा जो है इन सब चीजों पे खर्च करके किसी ट्रबल में ना आना पड़े। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, पहले से एक इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि इन सब चीजों से बच सके। ठीक है ना, तो इंश्योरेंस जो होता है वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एज पर अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो कवरेज होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें किस हिसाब से लेना है। तो इसको हम देख सकते हैं कि भाई कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी हमारी और किस तरह से हमें जो इंश्योरेंस है वो सही रहेगा, तो उस हिसाब से इंश्योरेंस लिया जाता है। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो लगभग 30 जो सीरियस इलनेस है आजकल के टाइम में, ठीक है ना, 30, और 80 जो है वो सर्जिकल जो हमारे यहाँ समस्याएं देखने को मिलती है, तो लगभग ये सारी जो चीजें हैं मेडिकल एक्सपेंस के अंदर ये सारी कवर करी जाती हैं। ठीक है ना, अगर हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये 30 से अधिक जो सीरियस बीमारी हैं उनको हम कवर कर सकते हैं, और जो लगभग 80 के आसपास जो है सर्जिकल जो
प्रोसीजर होता है, कवर्ड होता है वो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो आने वाले समय में ये क्या करता है, हमें सिक्योर करता है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो एक तरह से सिक्योर करता है हमारे फ्यूचर को, ठीक है ना, ताकि हम अपने हेल्थ से संबंधित जो भी हमारे फाइनेंस है उस पर खर्चा ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो एक ये फायदा हो जाता है। और साथ ही क्या करता है, हमारी जो फैमिली है फाइनेंस उसको भी क्या करता है, वो बचाता है, ताकि जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंस है उससे ज्यादा खर्चा ना हो पाए, ठीक है ना। तो लगभग 73 मिलियन इंडियन जो है वो सफर करते हैं नॉर्मल, उनको बीमारी कोई ना कोई होती है, जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, तो ये भी एक नॉर्मल बीमारी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो है वो लोगों में रहते ही हैं, और ये दिन पर दिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक, ठीक है ना, 2025 तक लगभग 134 मिलियन लोग जो हैं वो बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो जरूरी हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के हमारे यहाँ बेनिफिट क्या होते हैं ये देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट देखने को मिलता है वो होता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। यानी अगर हमने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है तो उससे हमें ये फायदा होगा कि अगर इमीडिएट कभी हमें हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है, इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या का हमें इलाज हो जाता है, और हमारा जो एक्सपेंस होता है वो भी ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा का सारा जो चीज है वो कौन देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां देखती हैं, ठीक है ना। तो ये एक फायदा है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मिल जाता है हमें। अगला, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, यानी मेडिकल एक्सपेंस हमें के साथ साथ हमें एक और फैसिलिटी देता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है ना, तो उसका जो भी, यानी बीमारी से पहले जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा था, ठीक है ना, जो भी डायग्नोसिस कॉस्ट, फिजिशियन फीस या जो भी चीजें होती है, ठीक है ना, पहले, यानी बीमारी से पहले, हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले अगर उसने कुछ खर्चा किया हुआ है, और उसके बाद हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वो रिलीज होता है तो उसके पास के भी जो बाद के जो खर्चे होते हैं वो भी कौन देखता है, इंश्योरेंस कंपनी देखती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है इंडिविजुअल को, कि भाई उसके जो भी बीमारी है, बीमारी में जो भी इसको ड्रग्स, ठीक है ना, चेकअप वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, यानी जो भी चीजें मिल रही हैं, लग रही हैं, वो सब चीज खर्चा कौन उठाता है, वो सब खर्चा उठाती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। तो जो भी आपने लिया होता है इंश्योरेंस प्लान, उसके अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है, वो ये इंश्योरेंस कंपनियां उठाती हैं। और जो भी हमारे जो प्री और पोस्ट बिल होते हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, बिल बनाकर हम क्या कर सकते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं, जो हमें एक्सपेंस जो हमने किया होता है वो हमें रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये भी फायदा है, यानी प्री और पोस्ट दोनों जो होता है खर्चा हमें मिल जाता है उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अगला, लाइफ टाइम रिन्यूबिलिटी मिलती है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, जब तक चाहें हम क्या कर सकते हैं, इसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो जब तक हम चाहें, यानी जब तक हम उसका प्रीमियम भरेंगे तब तक वो चलता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, जो IRDA है वो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, और उसको क्या अथॉरिटी मिलती है इंडिया से, और ये रेगुलेट रहता है, और ये रिन्यूबिलिटी भी जो देता है वो कौन देता है, बेनिफिट देती है वो हमारे पॉलिसी होल्डर को मिल जाती है इससे, ठीक है ना। तो इसमें अपर एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन भी है कुछ, यानी एक समय के बाद जो होता है कि अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहें तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस जो होता है जब तक आप चाहें तब तक वो कंटिन्यू रहता है, अगर एक अच्छी टाइम पीरियड में अगर आपने वो इंश्योरेंस ले लिया है तो, ठीक है ना। तो इसका फायदा होता है। कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है इसके अंदर। अगला एक जो फायदा है, कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आपको कोई भी पैसा कैश रूप में देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है, वो सारी जिसकी सारी फैसिलिटी जो कौन उठाती है, वो जिस कंपनी ने आपका इंश्योरेंस कराया है वो उठाती है, और सारा पैसा वो खर्च करती है। आपको एक भी रुपए यानी कैश खर्चे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब कुछ जो प्रोवाइड करवाती है कैशलेस फैसिलिटी वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अगला, एक बेनिफिट और होता है नो क्लेम बोनस। यानी मान लीजिए कि अगर आपने पूरे साल एक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा और आपको कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है ना, और आपने उसका कोई खर्चा नहीं उठाया, ना ही आपने कोई क्लेम लिया, तो उसके लिए क्या होता है कि जो कंपनी होती है आपको नो क्लेम बोनस देती है। और इसका फायदा ये होता है कि जो अगले साल का प्रीमियम होता है वो होता है क्या होता है, कम हो जाता है, और साथ ही जो आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू होती है वो भी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो एक ये भी फायदा है। आगे, नो रूम रेंट कैपिंग, ठीक है ना। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो जो हॉस्पिटल चार्ज वगैरह होते हैं, यानी रूम वगैरह के जो भी हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी वो क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है इस पॉलिसी के तहत उसको कवर करता है, ठीक है ना। तो जो भी रूम रेंट के एक्सपेंशन होते हैं वो सारे खर्चा कौन देखता है, वो कंपनी देखती है, ठीक है ना। तो जब तक क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल होता है वो रिकवर ना हो जाए, तो सारा का सारा काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होता है। तो एक ये भी फायदा है। अगला, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है ना। अगर कोई एम्बुलेंस पे एक्सपेंस किया आपने, ठीक है ना, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो ये सब चीजें भी क्या करी जाती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा कवर की जाती है। यानी आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है, ठीक है ना, उन सब चीजों को कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो ये भी एक फायदा है। आगे देते हैं मेडिकल चेकअप,
ठीक है। तो यानी जब आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हेल्थ एग्जामिनेशन करती है, जो भी आपके लिए क्या होता है वो एक तरह से फ्री होता है। यानी कंपनी क्या करती है, आपका हेल्थ चेकअप भी करवा लेती है इंश्योरेंस के टाइम में। तो ये भी एक आपको फायदा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। आगे टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं तो एटीडी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको क्या करता है, आपके जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी खर्चा होता है वो डिडक्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो खर्चा किया वो लगभग 25,000 पर ईयर किया हुआ है, तो उस जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है ना। ऐसे सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का जो मिलता है उनको फ्री मिल जाता है इनकम टैक्स के थ्रू। ठीक है ना। तो ये भी एक फायदा है। कंपेरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय द वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस, तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। तो सबके अपने अपने क्या है बेनिफिट है। जैसे अगर आप लेना चाहें, एक प्लान होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी आप सिर्फ अपने लिए लेना चाहते हैं तो आपको आपका इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है एक सिंगल पर्सन के लिए। तो जो भी कवरेज और बेनिफिट होते हैं वो सारे एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर आपका जो भी पेशेंट के हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, प्री हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना, डे केयर एक्सपेंस हो गया, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, एक्सपेंस इंश्योरेंस, तो ये सारी चीजें होती है कि इंडिविजुअल की कवर होती हैं। और सारे जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है। अगला अगर देखें तो आप अपनी फैमिली को के लिए भी ले सकते हैं, जिसे फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। यानी एक ही प्लान में आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें भी जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं आपके, ठीक है ना, वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, सम इंश्योर्ड हो जाते हैं। और इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती है वही फैसिलिटीज जो है आपके जो भी जिसको भी आपने फैमिली को उसके अंदर इंक्लूड किया है उनको मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये हिमसेल्फ के साथ साथ हर सेल्फ और फैमिली मेंबर्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक अच्छा है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आजकल एक कुछ प्लान ऐसे भी आते हैं जो सीनियर सिटीजन है तो उनको भी क्या करा जा सकता है, हेल्थ पॉलिसी के तहत सिक्योर किया जा सकता है, अपने पेरेंट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक फैमिली फ्लोटर है, ये भी अच्छा प्लान होता है। आगे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है ना। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको मेडिकल एक्सपेंस ज्यादा होता है तो इसलिए उनके लिए भी कराया जा सकता है। तो इंश्योरेंस जो होता है लगभग जो 60 से 75 साल के जो लोग होते हैं उनको इसकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आप चाहे तो इनका इंश्योरेंस करा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो काफी अच्छा होता है। लेकिन जो 65 एज से आगे हो जाते हैं तो उनके जो इंश्योरेंस होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी पहले से जिनका इंश्योरेंस चला जाता है उनको भी क्या होती है, फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है। तो इन सारी फैसिलिटी में वही डे केयर एक्सपेंस, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो भी पीर और पोस्ट कवरेज होता है, कोई भी बीमारी है, जो भी स्पेसिफिक डिसीजेज है, तो उन सब का कवरेज मिल जाता है। ठीक है ना। तो फैमिली फ्लोटर के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है ना। और सीनियर सिटीजन के लिए भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर वो कंटिन्यूस उनका चल रहा है तो। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्लान होता है सीनियर सिटीजन को सिक्योर करने के लिए। आगे देखते हैं वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है ना। तो यानी महिलाओं के लिए जो होता है उनके लिए भी स्पेसिफिक प्लान होते हैं। ठीक है ना। जो डिजाइन किए जाते हैं उनकी जो भी उनकी नीड्स होती है या जो भी उनकी एज होती है उसके हिसाब से। ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिटायरमेंट हो गया, कवरेज न्यू बॉर्न बेबीज हो गए उनके लिए, या कवरेज फॉर चाइल्ड एजुकेशन। तो ऐसे बहुत सारे जो है हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आप प्लान ले सकते हैं। ठीक है ना। या फिर अगर वुमेन को कोई स्पेसिफिक डिसीज है तो उसमें भी क्या करा जा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा सकता है। तो ये भी काफी अच्छे होते हैं। ठीक है ना। तो इनको भी आपको क्या करते हैं, सम इंश्योर्ड जो भी होता है इनका, उनको एक लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी बेनिफिट के साथ मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान है। आगे देखते हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। क्रिटिकल इलनेस का मतलब होता है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उन सब चीजों को क्या करते हैं, पहले से सिक्योर किया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि वैरायटी से जान का खतरा होता है, ठीक है ना, या फिर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह होता है, पैरालाइज, कैंसर, ठीक है ना, तो रिनेल फेलियर। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं जो क्रिटिकल डिसीजेस के अंदर आती हैं, तो इनको भी क्या करा जाता है, कवर किया जाता है। इसमें जो भी डायग्नोसिस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, एक लमसम पेमेंट जो भी होती है इंश्योर्ड पर्सन की, उनको दी जाती है इसके अंदर। ठीक है ना। तो इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी इंडिया है वो कवरेज दे दी जाती है क्योंकि ये क्रिटिकल बीमारी के अंदर आती है। तो स्पेशली इनका जो इंश्योरेंस होता है तो इसलिए इनकी फैसिलिटी भी जो होती है वो अलग तरह की होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पे होता है आउटस्टैंडिंग, यानी जो भी बच जाता है इसके अंदर, जो भी बिल्स होते हैं, ठीक है ना, मेडिकल के जो भी होते हैं, और साथ में जो चाइल्ड के एजुकेशन वगैरह होती है वो भी कवर कर लिया जाता है। ठीक है। एक मैनर में देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर जो इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा हाई कॉस्ट होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ठीक है ना, लेकिन इससे ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी क्रिटिकल बीमारियां हैं उनका क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लान अच्छा है।
आगे देखते हैं डिसीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान, ठीक है ना। तो यानी ये स्पेशल उन बीमारियों के लिए होता है जो लगता है कि भाई ये बीमारी जो है खतरनाक है और इससे क्या हो सकता है, एक आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कैंसर हो गया, ठीक है ना, डायबिटीज हो गया, हार्ट हार्ट डिसीज हो गए, ठीक है ना। डिसीज स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इनके लिए लिया जाता है। तो इनका मेन यही होता है कि भाई कि पहले से ये कवर कर लिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर कुछ बीमारियां होती हैं जो एक्टिवेट कवरेज स्पेसिफिक डिसीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समय के साथ जो बीमारियां होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इनका कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या कराना होता है, कवर करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनको कवर किया जाता है। और इस हेल्थ इंश्योरेंस की एक खासियत होती है कि ये स्पेशल इन्हीं उन्हीं के लिए बनाई जाती हैं कि जिन पे लोगों को शक होता है कि भाई ये सब चीजें जो होती हैं बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो एक जीन्स के अकॉर्डिंग होती है, यानी फैमिली के मेंबर्स को पहले से होती है, तो ये लोगों को शक होता है कि भाई ये बीमारी हमें भी हो सकती है। तो इसलिए पहले से ही वो अपने को सिक्योर कर लेते हैं। जैसे कुछ फैमिली की हिस्ट्री में जैसे कुछ लोगों को जो होता है कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जो होती हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर जाती हैं, तो इसलिए पहले से ही इस स्पेसिफिक डिसीज में पहले क्या कर लिया जाता है, उनको इंश्योर्ड कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक और भी बीमारी जैसे डायबिटीज वगैरह हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, तो ऐसी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, तो उसके लिए पहले से क्या किया जाता है, इंश्योरेंस ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। एक और हेल्थ इंश्योरेंस है, ये है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक इंश्योरेंस वैल्यू ले रखी है कि आपको लगता है भाई अगर आप बीमार पड़ सकते हैं तो आपको इतने तक का खर्चा आएगा, तो आपने क्या किया भाई, एक प्लान ले लिया है। लेकिन क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपकी जो लिमिट होती है, ठीक है ना, जो उस इंश्योरेंस की लिमिट होती है बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक टॉप अप प्लान लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है इस टॉप अप प्लान के तहत आपको क्या कर लिया जाता है, इंश्योर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी उस प्लान से अलग जो भी कॉस्ट आता है तो वो सारा जो हैंडल कर लेता है ये टॉप अप प्लान, ठीक है ना। तो ये भी एक फायदे का जो है इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं, ये तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, ठीक है ना। यानी ये तो हमने अपने हेल्थ से संबंधित देखा था, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, यानी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको जो है सिक्योर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि भाई भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनसर्टेन चीजें हो सकती हैं, तो इनको सिक्योर करना जरूरी होता है। तो एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है, ज्यादातर उसको जो प्रॉब्लम होती है, क्या हो सकती है प्रॉब्लम इसमें, उसमें हो सकती है भाई फिजिकल जो गुड्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, या मान लो बिजनेस के हो गए या घर के कोई हो गए, तो उनको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। किन चीजों से हो सकता है फायर लग जाए, चोरी हो जाए, ठीक है ना, हवा चले तो वो टूट फूट जाए, ठीक है ना, आग वगैरह लग जाए, ठीक है ना, या फिर लाइटिंग वगैरह, तो इन सब चीजों से क्या होता है, खतरा होता है। तो इसलिए इन रिस्क से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर चीजें कवर करी जाती हैं ताकि भाई हो सकता है आने वाले समय में ये सब चीजें हो जाए तो उनको क्या मिल जाए, एक सिक्योर वैल्यू मिल जाए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए टेररिज्म, आतंकवादी जैसे गतिविधियां हो गई, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है ना, वाटर ओविंग हो गया, फ्लडिंग हो गई, वाटर सीपेज हो गया, सुनामी वगैरह हो गई, साइक्लोन वगैरह हो गया, यानी जो भी नेचुरल डिसास्टर चीजें होती हैं वो एक स्पेशलिस्ट के तौर पर उसको कवर नहीं किया जाता, उनके लिए अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर जो नॉर्मल चीजें काउंट होती हैं वो यही होती हैं, चोरी वगैरह हो गया, ठीक है ना, आग वगैरह लग गई, ठीक है ना, स्मोक वगैरह या फिर लाइटिंग वगैरह, इन सब चीजों से जो प्रॉब्लम होती है तो इनको सिक्योर किया जाता है। तो कॉस्ट कवर्ड अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यानी कौन कौन सी चीजों को कवर किया जाता है, तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पहले देखते हैं कवरेज में। सबसे पहले देखते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि जो आपका कवरेज हुआ प्रॉपर्टी के अंदर उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, जो भी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपने इंश्योरेंस कराया, तो जो भी आपकी चीज होती है उसकी रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी के इक्वल होती है। तो कवर्ड जो होता है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, यानी उस समय जो वैल्यू होगी, जो आपका सामान खराब हुआ है, चोरी हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसकी रिप्लेसमेंट करी जाएगी, ठीक है ना, जो उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो जो भी आपका एसेट है, जो भी एसेट आपका लूज हुआ है, कवरेज किया गया उसका, तो उसकी रिप्लेसमेंट करी जाएगी सेम कॉस्ट वैल्यू की, यानी जो कॉस्ट वैल्यू उसकी उस टाइम थी जिस टाइम वो चोरी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रिप्लेसमेंट किया जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये कवरेज दिया जाता है। अगला कवरेज एक्चुअल कैश वैल्यू, ठीक है ना, यानी जब इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा
तो इंश्योरेंस में ये ध्यान रखा जाएगा कि भाई जो चीज का इंश्योरेंस किया जा रहा है उसकी उस टाइम में वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो पेमेंट जो रिप्लेसमेंट करी जाएगी वो कॉस्ट माइनस कर दी जाती है डेप्रिसिएशन के तहत, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आज आपने जो इंश्योरेंस कराया है तो आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए है, ठीक है ना। अगर वो 8 या 9 महीने बाद क्या होगा, हो सकता है उस गाड़ी की वैल्यू क्या हो जाए, नॉर्मली उस गाड़ी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, तो उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन करके फिर जो भी वैल्यू लगेगी उसके हिसाब से आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक वैल्यू के हिसाब से जो इंश्योरेंस किया जाता है उस वैल्यू के हिसाब से डिडक्शन करके फिर क्या दिया जाता है, जो इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने इंश्योरेंस किया है और 5 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो नई प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं लगाई जाती, ठीक है ना। तो जो भी उसकी करंट वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से जो भी है वो वैल्यू के हिसाब से जो है एक्चुअल वैल्यू होती है उसके हिसाब से इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो कौन कौन से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराए जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो अपने सुविधा के हिसाब से जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक होता है होम ओनर इंश्योरेंस, यानी जो घर का मालिक है वो खुद क्या करवा सकता है, इंश्योरेंस करा सकता है। यानी जो भी प्राइवेट रेसिडेंस है, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस करा सकते हैं। रिस्क जो वही फायर, थेफ्ट, ठीक है ना, वेंडलिज्म या सर्टन नेचुरल डिसास्टर जो होते हैं, यानी आग लग गई, चोरी हो गया या तोड़फोड़ हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों या नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो लोग इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कवरेज मिल जाती है। तो जो भी पर्सनल बिलोंगिंग हो गई या जो भी लायबिलिटी प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो जो भी एडिशनल लिविंग एक्सपेंस हो गया, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो कवर किए जाते हैं और उसके हिसाब से जो है आपको उसकी वैल्यू मिलती है। रिटर्न रेंटन्स रेंटल इंश्योरेंस, तो रेंटल इंश्योरेंस वो होते हैं जो कि क्या रह रहे होते हैं, किराए पर रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी लगता है कि भाई उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डैमेज हो सकती है, प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका भी जो सामान है वो डैमेज हो सकता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपना जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो उसके अंदर भी जो फायर, थेफ्ट और जो भी वेंडलिज्म या जो भी लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होती है उन सबको क्या दिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, हो सकता है भाई उसमें भी कुछ समस्याएं आ जाएं, ठीक है ना, तो उनको बिजनेस कवर के लिए उनको इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी रिस्क वही होता है, फायर हो गई, ठीक है ना, थेफ्ट, वैंडलिज्म हो गया, ठीक है ना, या फिर नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गया, या फिर जो भी उनके इक्विपमेंट वगैरह हैं उन पे इंटरप्शन आ जाए, इक्विपमेंट ब्रेक डाउन वगैरह हो जाए, या लाइबिलिटी जो भी प्रोटेक्शन होती है, तो उन सब चीजों को जो है वो कवर कर लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं। आगे फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है भाई कि हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं और एक्सीडेंटल जो है उसमें क्या हो जाए, हार्म हो जाए, प्रॉपर्टी को आग वगैरह लग जाए, ठीक है ना। तो एक्सीडेंटल जो भी फायर होता है उनको क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। और जो भी एक्सप्लोशन या इम्प्लोशन या लाइटिंग या इम्पैक्ट ऑफ डैमेज जो भी चीज होता है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसको इंश्योरेंस कर लिया जाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से जो भी रिटर्न होता है वो दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल डिसास्टर होते हैं, तो नेचुरल डिसास्टर के लिए हम अलग से इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो उसमें भी कवर किया जाता है। तो नेचुरल डिसास्टर में आपके वही अर्थक्वेक हो गया, ठीक है ना, हरिकेन, स्टॉर्म, फ्लड, साइक्लोन, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो इन सब चीजों को भी क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। तो ये नेचुरल डिसास्टर जो इंश्योरेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को कवर किया जाता है, ठीक है ना। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा आपको लगे आप वैसा इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी रहता है। आगे देखते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जो चलती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस चीज भी चलती है। तो पोस्टल का मतलब वही डाकघर जो होता है, वहां पर भी जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाती है। तो पोस्टल जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है ना, इसका रिटर्न जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें एक मैक्सिमम सम इंश्योर्ड करा सकते हैं आप, इसमें लगभग 50 लाख तक का इंश्योर्ड होता है, ठीक है ना। सबसे मेन बात ये होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो अच्छी होती है, यानी लोग इस पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस पॉलिसी में ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, ठीक है ना, या सेंट्रल स्टेट के जो एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज हो गए, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है ना, ऑटोनोमस बॉडीज हो गई या लोकल बॉडीज हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई या जॉइंट वेंचर विद लिस्ट। तो 10% गवर्नमेंट इश्यू इसके अंदर होता है। तो इससे कहा जा सकता है कि भाई इसमें थोड़ी ज्यादा सिक्योर होती है, तो इसलिए लोग ज्यादातर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को काफी महत्व देते हैं। तो ये पहले काफी अच्छा था क्योंकि इसमें रिटर्न भी ज्यादा था। तो इसमें लगभग जितनी भी हमारी गवर्नमेंट से संबंधित जो भी कंपनी है तो वो सब क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा इंश्योरेंस का एक स्कीम है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देखें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, यानी किन किन चीजों में देखें क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज भी अगर हम देखें तो सबसे पहला तो एक होता है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है इसके अंदर, यानी जो भी पॉलिसी ऑर्डर होता है वो अपने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ में जो भी
इंश्योरेंस वगैरह होता है वो उनको दिया जाता है। तो ये फैसिलिटी होती है। एक लोन फैसिलिटी देता है। एक लोन फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप भाई अपना जो भी एक इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो भर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें पॉलिसी होल्डर को क्या होता है, एक टाइम के बाद उसको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना। हेड ऑफ रीजन हो गया, या एक तरह से देखा जाए प्रेसिडेंट के बिहाफ से, यानी क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो इसमें जो होता है गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस होता है तो ज्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलता है, मैच्योरिटी अगर आपकी हो जाती है 3 इयर्स की, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसमें एंडोमेंट इंश्योरेंस कर सकते हैं, यानी इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और 4 ईयर कि अगर आपकी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो भी आप कह सकते हैं इसमें बदलाव कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या मिल जाता है, इसके ऊपर आपको लोन भी, अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप इस पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। पॉलिसी रिन्यूअल कराना आसान होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जो भी आप, अगर आप मान लीजिए आप रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं, तो पॉलिसी होल्डर के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, उसके थ्रू क्या कर सकता है वो पॉलिसीज को रिन्यू करा सकता है, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना होता है कि जो लैप्स होता है वो 6 कॉन्सेक्यूटिव नॉन पेमेंट ना हो प्रीमियम, ठीक है ना, और लेस देन 3 ईयर ना हो, ठीक है ना। और एक और चीज होती है दूसरी, अगर देखें तो इसमें लैप्स जो हो 12 कॉन्सेक्यूटिव प्रीमियम नॉन पेमेंट ना हो, और साथ ही मोर देन 3 इयर्स ना हो, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन में क्या करा जा ना हो, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी पॉलिसी को रिन्यूअल करा सकते हैं अगर कोई समस्या आ जाए तो, ठीक है। अगला देखते हैं डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, यानी मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है अगर वो क्या हो जाए, खो जाए, या फिर मिस हो जाए, या फिर फट जाए, या फिर आपको मिल ना रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दोबारा से इस पॉलिसी को जाकर ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज है आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको आप एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस की जो है वो इंडोमेंट में, या इंडोमेंट्स को जो है आप लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के बाद इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा आपको लगे, ठीक है ना। बस आपको थोड़े इसके रूल और रेगुलेशन और इसकी गाइडलाइंस देखनी पड़ती है कि क्या नियम बनाए गए, लेकिन कन्वर्जन हो जाता है। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इनका फायदा क्या है, द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फायदा यही है कि भाई एक तो ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है, तो ये इसकी काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है इसमें, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये होती है इसमें टैक्स डिडक्शन मिलता है आपको सेक्शन 88 के तहत, ठीक है ना, इनकम टैक्स 9061 के तहत, ठीक है ना। साथ ही ये जो पॉलिसी होती है इसमें आपको लोन कन्वर्जन, ठीक है ना, आप सरेंडर भी कर सकते हैं, पेड अप कर सकते हैं, वैल्यू ऑप्शन इसका, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही ट्रांसफर्मिंग ऑफ पॉलिसी, आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, इंडिया में कहीं भी फ्री अगर आपको लगता है तो। पासबुक फैसिलिटी मिल जाती है आपको, सारा हिसाब पता रहता है आपने कितना क्या लगाया और कितना आपका हो गया, ये सब चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है ना। आपको प्रीमियम पे जो भी आप ट्रैक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और आपको लोन वगैरह भी मिल जाता है इसके अंदर, तो ये सारे जो इसके बेनिफिट हैं, ठीक है ना। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप हाफ एनुअल, हाफ ईयरली या मंथली प्रीमियम दे सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ये फायदा होता है, ठीक है ना। और इसमें और फायदा ये होता है कि भाई आप 6 मंथ अगर आप प्रीमियम एडवांस में करते हैं तो आपको डिस्काउंट 1% का मिल जाता है, और अगर आप 12 मंथ का करते हो तो आपको 2% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम में, तो ये भी एक फायदा है, ठीक है ना। और मेन चीज ये है कि इसमें आपको क्लेम जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल होता है, ईजी होता है, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हैं। तो ये फायदेमंद है एक तरह से देखा जाए तो। अगला आता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, यानी ग्रामीण पोस्टल, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम को आगे बढ़ाया था, ठीक है ना। तो एक मल्होत्रा कमेटी जो थी उसने ऑब्जर्व किया कि भाई कि ये सब चीजें जो होनी चाहिए वो ग्रामीण स्तर पर भी होनी चाहिए, रूरल एरिया में भी होनी चाहिए, सेविंग वगैरह के लिए हाउस होल्ड की। तो इसलिए क्या किया गया भाई, इसको यहाँ रूरल एरिया में भी प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है ना। तो रूरल एरिया में भी क्योंकि पोस्ट मास्टर्स वगैरह जो होते हैं वो हर घर तक जाते थे, तो उनके रिलेशनशिप भी कंज्यूमर से जो थे वो काफी अच्छे होते थे, तो इसलिए क्या किया गया, इनको जो है ये दिया गया कि भाई प्रमोट करवाया गया कि रूरल एरिया के लोग भी क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो इससे भी उनको काफी फायदा हुआ, ठीक है ना। तो इसमें आपके जो भी मिलिट्री वगैरह हो गए, गवर्नमेंट स्कूल स्टाफ हो गए, नेशनलिस्ट बैंक हो गए, और लोकल सिविक ग्रुप हो गए, तो इन्होंने भी क्या किया, जो भी इंप्लॉय थे इन्होंने भी बड़े पैमाने पर इस पॉलिसीज का फायदा उठाया, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो बेनिफिट इस लाइफ इंश्योरेंस के क्या है, तो इसमें सर्वल बेनिफिट है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एडवांटेज है इसके अंदर, जैसे देख सकते हैं भाई नॉमिनी इसमें हम चेंज कर सकते हैं जैसे हर इंश्योरेंस के अंदर होता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। डुप्लीकेट पॉलिसी, अगर हमारी पॉलिसी लॉस हो जाती है ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हमारा लैप्स हो गया तो इसको रिवाइव भी आराम से करवा सकते हैं, ठीक है ना। एनवन इंश्योरेंस, इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं पॉलिसीज को अपने हिसाब से, तो ये भी फायदा इनके अंदर इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस स्कीम अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके अंदर यही है कि भाई इंडिविजुअल जो भी रूरल एरिया है उनको इससे काफी फायदा मिला, ठीक है ना, क्योंकि
उनको पहले इन सभी स्कीम के बारे में पता नहीं होता था, लेकिन बाद में जब बताया गया तो उनको भी इसको काफी इंश्योरेंस से काफी फायदा मिला, ठीक है, कवरेज मिली, तो रूरल जो पॉपुलेशन थी वो भी काफी जो है इसमें इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, तो होल लाइफ एश्योरेंस के तहत बनाई गई एक पॉलिसी जो थी, ठीक है ना, जिसे हम ग्राम और सुरक्षा कहते हैं। तो इसके अंदर क्या था, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज था, ठीक है ना, एंटायर लाइफ का मिलता है, और सम इंश्योर्ड जो होता है साथ साथ कुछ बोनस भी मिलता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जो पर्सन है उसको अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को जो भी डेथ के बाद जो भी बेनिफिट है पॉलिसी होल्डर के वो सारी चीज दे दिए जाते हैं। तो एक ये पॉलिसी है, ठीक है। एक एंडोमेंट जो एश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम संतोष। तो इसके अंदर भी क्या है कि प्रोवाइड किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड में 15 से 35 साल तक का जो होता है ये रेंज में इसको बनाया दिया गया है इसमें टाइम पीरियड, और पॉलिसी होल्डर को जो है सर्वाइव कर गया तो उसको सम इंश्योर्ड दे दिया जाता है, ठीक है ना, बोनस के साथ इसके मेच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनीज को जो भी बोनस के साथ जो भी पेड वगैरह है वो सब चीज दे दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी पॉलिसीज है रूरल के लिए। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस ग्राम सुविधा है, ठीक है ना। तो इस प्लान के अंदर क्या होता है कि एंटायर लाइफ के साथ इंश्योर्ड किया जाता है इंडिविजुअल को, ठीक है ना। तो इसमें भी वही सारे बेनिफिट दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर स्पेसिफिक पीरियड के टाइम में वो क्या कर सकता है, चाहे तो उसको कन्वर्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। और डेथ के टाइम में जो भी पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है तो जो भी एश्योर्ड बोनस है या जो भी चीजें हैं वो सब चीजें जो होती हैं उनको दे दी जाती हैं, उनके जो भी नॉमिनी वगैरह होते हैं उनको, ठीक है। इसके अंदर एक और आता है चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए भी आप करवा सकते हैं इसमें, सिक्योर उनके फ्यूचर के लिए। और इसके अंदर जो है कि चाइल्ड के जो गार्जियन वगैरह होते हैं उनके लिए करवाते हैं, ताकि भाई भविष्य में अगर उन्हें कुछ हो जाए तो बच्चे जो है वो सिक्योर रहें, ठीक है ना। तो उनको भी एक सम इंश्योर्ड जो होता है वो दे दिया जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे, जो भी नॉमिनी वगैरह होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए चाइल्ड डिमाइस हो जाता है तो जो भी नॉमिनी वगैरह है उनको भी दिया जा सकता है ये, ठीक है ना। तो ये जो है एक चिल्ड्रन पॉलिसी है जो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, ठीक है। फिर आती है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस ग्राम सुमंगल। तो इसमें क्या है कि इस प्लान के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए ही है, ठीक है ना। इसका जो पेबल जो होता है स्पेसिफिक इंटरवल ड्यूरिंग पे जो भी आपके पॉलिसी का जो भी टर्म है आपका, तो उसमें तक क्या होता है ये इंश्योर्ड हो जाता है, एक परसेंट जो कुछ परसेंटेज जो आप इंश्योर्ड करवा सकते हैं और उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो द बैलेंस जो भी बैलेंस वगैरह होता है इसका बोनस के थ्रू आपको मिल जाता है, जो भी मैच्योरिटी टाइम होता है उस टाइम में आपको मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा है, अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो जो भी उसके नॉमिनी होते हैं उनको ये सब चीजें दे दी जाती है बोनस के साथ, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पेंशन प्लान, ठीक है। तो पेंशन प्लान क्या होता है, तो पेंशन प्लान वो प्लान होता है अगर कोई इंडिविजुअल चाहे कि भाई कि जब वो रिटायरमेंट हो तो उसको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो उसके लिए ये प्लान जो है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। तो नेशनल पेंशन स्कीम है, एक प्लान है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल हेल्प करता है रिटायर पर्सन के लिए, भाई कि अगर आपको क्या करना है, आप एक क्या करोगे, इंडिविजुअल जो है वो एक टाइम तक क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। मान लीजिए वो 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होता है तो एक अमाउंट जो होता है 1000 पर मंथ मान लो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या होता है कि उनको दिया जाता है, ठीक है ना। उनके जो भी क्या उनको क्या किया जाता है, जो भी उनका अमाउंट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, एक तरह से सेविंग में लगा दिया जाता है, या फिर कहते हैं इक्विटी फंड वगैरह में भी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसा इक्विटी फंड परफॉर्म करता है तो उस हिसाब से जो होता है उनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में भी डिवाइड कर दिया जाता है इसको। एक तो जो विड्रॉ कर सकता है वो 60%, ठीक है ना, अपना फंड जब भी वो रिटायर हो रहा है, और साथ ही जो भी रिमेनिंग 4% होता है वो उसको क्या मिलता है, एक तरह से रिटायरमेंट प्लान के तहत जो है वो ऑफर किया जाता है, ठीक है ना। तो दो तरह से होता है, यानी कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसके तहत जब वो रिटायरमेंट होगा तो 60% उसका फंड रिलीज कर दिया जाता है, और बाकी जो 40% होता है वो उसको एक तरह से देखा जाए तो पेंशन के तहत दिया जाता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जो रिटायरमेंट प्लान लेना चाहते हैं। अगला आता है हमारा प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसे कहते हैं। तो पीपीएफ जो होता है वो 15 साल लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है एक तरह से। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है 1.5 लाख एनुअली तक हो सकता है पीपीएफ अकाउंट के अंदर। और इसके अंदर ये फायदा होता है कि भाई जब आप फाइनेंशियल आप क्या होते हैं इससे स्ट्रांग होते हैं। और पीपीएफ का एक फायदा और होता है कि इसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स जो होता है इस पे नहीं लगता है, एक फायदा ये है। और गवर्नमेंट जो क्या करती है भाई कि पीपीएफ की जो भी पीएफ इंटरेस्ट रेट होता है वो खुद जनरेट करती है गवर्नमेंट, और क्या देती है, लोगों को देती है सिक्योरिटीज के तौर पर, ठीक है ना। तो जो फंड होते हैं वो जो होते हैं एक तरह से मार्केट लिंक होते हैं, यानी गवर्नमेंट क्या करती है इस पे इंटरेस्ट भी देती है, तो ये भी एक फायदा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो फंड होते हैं कि जब आप कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ने एक ईपीएफ की स्कीम निकाली हुई है। इसके तहत आपकी जो भी सैलरी होती है उसमें से कुछ परसेंट जो होता है वो आपकी अकाउंट में से काटा जाता है, आपकी सैलरी में से, ठीक है, डिडक्ट किया जाता है।
और ये तब तक चलता है जब तक क्या होता है आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो इंटरेस्ट के तौर पर जो है आपको उसमें पैसे दे दिए जाते हैं एम्प्लॉयर को, ठीक है ना, जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है, और लास्ट में अगर जब चाहे आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे भी क्या मिलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक फायदा है। एन्युटी प्लान्स विद इंश्योरेंस कवरेज, तो ये जो प्लान है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। और साथ में इसमें क्या मिलता है आपको, अच्छी इनकम मिलती है, स्टेबल इनकम मिलती है, ठीक है ना। तो ये प्लान जो होता है आपकी फैमिली मेंबर के लिए अच्छा रहता है, ठीक है ना। आप इसमें लमसम करवा सकते हैं, ठीक है ना, जो भी है। और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है नहीं दी जाती इसके अंदर, एक तरह से एक लमसम होता है। तो हाउएवर दे अदर प्लान दैट डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो एक तरह से लमसम का होता है ये। तो इस प्लान में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी फैमिली वगैरह उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ एन्युटी प्लान। तो देखें तो ये दो तरह के हमारे पास एन्युटी प्लान होते हैं। एक डेफर्ड एन्युटी होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो फंड होता है वो रिटायरमेंट के तहत आपको दिया जाता है। इसमें जो भी पॉलिसीज वगैरह जो बनाई जाती हैं, जो भी चीजें होती हैं वो सिक्योर कर दी जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस होता है एक निश्चित अवधि के लिए क्या कर देता है, जो भी अपने रिसोर्सेज है वो लगा देता है, ठीक है ना। और उस पॉलिसी पीरियड के बाद एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है, उसको जो भी इनकम होती है, ठीक है ना, वो जनरेट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो एक ये फायदा इसका है। इमीडिएट एन्युटी क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी एक पर्सन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक लमसम जो अमाउंट होता है वो पे करता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कुछ समय के पश्चात उसे क्या होता है कि निश्चित जो भी इनकम होती है वो क्या होती है रिटर्न के रूप में गारंटीड दी जाती है हर महीने। यानी इसमें क्या होता है, पहले पैसा जमा कराना होता है, उसके बाद कुछ समय अवधि के बाद क्या मिलता है उसको, एक जो भी प्रीमियम होता है उसका बनता है उसको रेगुलर मिलता रहता है। तो उसका ये फायदा है, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ पेंशन प्लान। अब बेनिफिट जानते हैं कि पेंशन जो प्लान होते हैं उनके बेनिफिट क्या हैं। तो गारंटीड पेंशन इनकम, तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी एक फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट जो भी इनकम रिटायरमेंट में चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप एक प्रीमियम जो है जमा करते रहते हैं, और बाद में क्या होता है कि आपको एक गारंटीड जो पेंशन है वो स्टेबिलिटी दे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तहत दे दी जाती है रिटायरमेंट के टाइम में, ठीक है ना। तो आपको एक जो भी इनकम है वो रेगुलर मिलती रहती है, ठीक है ना। तो एक पेंशन का ये फायदा होता है। टैक्स एफिशिएंसी सबसे मेन चीज इसके अंदर देखने को मिलती है हमें। इसमें इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C के तहत जो भी है आपको इनकम टैक्स में क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। इसमें कोई भी आपको जो है इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें टैक्स वगैरह जो भी है वो नहीं दी जाती है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी नेशनल पेंशन स्कीम हो गई। तो ये स्कीमें जो है आपके टैक्स से अलग होती हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा है। लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि भाई एक लिमिटेड लिक्विडिटी होती है, यानी आपको क्या होता है एक निश्चित अंतराल पे जो भी आप पैसा चाहते हैं वो आपको मिलता रहता है। तो इसका एक ये फायदा होता है, ठीक है। तो आप बैंक लोन्स और अदर सोर्सेज जो भी हैं फाइनेंशियल नीड है उनको क्या कर सकते हैं, इनसे पूरी कर सकते हैं। अब जानते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है ना। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, तो ये वो कवरेज होते हैं जिसके अंदर आपको डबल बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर एक तो आपको सेविंग का ऑप्शन मिलता है, दूसरा आपको एक निश्चित समय पे जो भी आपका प्रीमियम होगा इंश्योरेंस के तहत वो दे दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो आपका पैसा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो उस इन्वेस्ट में चाहे वो स्टॉक बॉन्ड्स या किसी और चीज में हो, तो उनसे क्या होता है आपको डबल फायदा होता है। एक तो आपको क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, ऊपर से आपका जो पैसा होता है वो जो होता है वो बढ़ रहा होता है मार्केट के हिसाब से। तो टाइप ऑफ यूलिप्स जो होते हैं हमारे, तो डिपेंडिंग ऑफ कैटेगरी इन्वेस्टमेंट, यानी आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, किस कैटेगरी में किया है, उसके हिसाब से जो होता है आपको प्लान जो होता है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसमें एक होता है इक्विटी फंड। अगर आपने इक्विटी फंड में लगाया है तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो इक्विटी फंड होता है वो हाई रिस्क होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर मार्केट जो है वो ऊपर चल रही है, अच्छी चल रही है, तो उसमें आप क्या होंगे, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट सही नहीं चल रही है तो उसमें आपको घाटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है। फिर आता है इनकम फिक्स्ड इंटरेस्ट और बॉन्ड्स फंड होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टेबिलिटी होती है, यानी ये जो होती है आप एक तरह से देखा जाए तो सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या होता है, एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, ठीक है। बस इसमें जो रिवॉर्ड होता है वो थोड़ा लो मीडियम का मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी अच्छी होती है और सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि गवर्नमेंट फंड होते हैं। फिर आता है कैश फंड। तो कैश फंड जो होते हैं वो टोटल मार्केट फंड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। बैंक जो होता है इसमें डिपॉजिट करते हैं तो लो रिस्क होता है। मनी मार्केट जो आपका पैसा होता है, अगर मान लीजिए आपने लगाया हुआ है तो जो रिस्क होता है वो किसका होता है, वो मार्केट पे जो भी जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिपॉजिट किया, वो उनका रिस्क होता है। उसमें आपको हाई रिटर्न भी मिल सकता है और लो भी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि आप किसी के थ्रू कर रहे हैं
तो लो रिस्क होता है, ठीक है ना, और लो रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए जो आपका फंड जो मैनेज कर रहे होते हैं वो देखते हैं, तो इसमें बस रिस्क आपका कम होता है, ठीक है ना, रिस्क जो होता है जो इसमें कर रहा होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि रिस्क जो ज्यादा लेता है उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, तो इसमें आपका थोड़ा रिवार्ड भी जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। फिर आता है बैलेंस फंड। तो बैलेंस फंड वो होते हैं जो एक तरह से देखा जाए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक ना। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप उन जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जहां पे हायर रिस्क नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसमें लो रिस्क होता है, फिक्स इंटरेस्ट मिल जाता है आपको, ठीक है ना, तो आप क्या होते हैं कि जो हाई रिस्क लेने से बच जाते हैं, ठीक है ना, तो रिवॉर्डेड आपको जो होते हैं वो नॉर्मली आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर भाई रिस्क जो कम हो, तो आप रिस्क कम लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको फायदा भी कम होता है, तो इस तरह से ये जो होता है एक मीडियम रिवॉर्डेड होता है, यानी इसमें एक फायदा ये हो जाता है कि ना ही आप घाटे में जाते हैं और ना ही आपको कोई ज्यादा फायदा होता है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा रिस्क फ्री होता है, बैलेंस फंड होते हैं ये। यूज बेस्ट अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है ना, तो ये वेल्थ बनाने के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या होता है लाइफ स्टेज बेस्ड नॉन लाइफ स्टेज बेस्ड होता है ये। तो ये प्लान जो होता है आप खुद से देखते हैं भाई आपकी फाइनेंशियल जरूरत क्या है, आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर और किस लेवल पर रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं आप स्ट्रेटेजी बना के इनको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्विटी फंड हो गया और जो आपके डेब्ट फंड हो गए, ठीक है ना, तो इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा क्या होता है हाई रिस्क होता है, लेकिन इसमें क्या होता है फायदा भी थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है। गारंटी और नॉन गारंटीड, ठीक है ना, तो गारंटी वाला वही होता है कि अगर आप भाई गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आप छोटे और ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना, अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप गारंटी वाले जो होते हैं आप उन रिटर्न को लो जहाँ पे आपको गारंटी मिलती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर रिस्क भी जो होता है वो कम होता है। अगर आप नॉन गारंटी वाले लेंगे तो वहाँ पे आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा और आपकी मनी जो होती है वो इन्वेस्ट जहाँ पे कर रहे हैं हो सकता है उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम भी होता है इसके अंदर। सिंगल प्रीमियम का मतलब आप एक बार एनुअली जो भी है दे सकते हैं, ठीक है ना, या जो भी एक प्रीमियम बनता है पूरा लमसम आप उसको दे सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप चाहें तो भाई रेगुलर प्रीमियम, ठीक है ना, मंथली क्वार्टरली या एनुअली जो भी आप कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी ले सकते हैं। प्लान फॉर रिटायरमेंट, आप चाहें तो इसमें रिटायरमेंट का भी प्लान ले सकते हैं, ठीक है ना, रिटायरमेंट प्लान भी बहुत तरह से आते हैं आप में यूलिप के अंदर, ठीक है ना, तो इसमें भी आपको डबल प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है ना, आप इस फ्यूचर भी सिक्योर होता है और साथ में आपकी जो जो आपका मनी होता है वो भी क्या होता है वो इंक्रीज होता रहता है, तो ये भी इसमें भी ये भी फायदा होता है आपको, ठीक है ना। आप इसमें मेडिकल और पर्सनल इमरजेंसी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो आप जो भी एक एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको अगर लगता है कि भाई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, एक्सटर्नल लीगल बिल्स या जो भी आपका सामान अगर कुछ हो गया है तो आप चोरी हो गया या और कोई समस्या या कुछ अमाउंट आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, डेब्ट देना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करता है आपको एक जो फाइनेंशियल जरूरत होती है एकदम से जरूरत पड़ जाती है तो उसमें भी क्या करता है आपकी मदद करता है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी अच्छा फायदा है, यानी आप बहुत सारे इंश्योरेंस करवा बहुत सारे आप कवर ले सकते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्लान है और उनकी मेच्योरिटी अलग अलग होती है और उस हिसाब से आपको जो रिटर्न भी जो है वो अच्छे मिल जाते हैं, तो आपको अगर कोई भी इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस या किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो उसमें भी क्या होते हैं ये फंड आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंड है। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वर्सेज म्यूचुअल फंड, तो दो चीजें हमने देखा कि भाई एक इंश्योरेंस प्लान होता है और एक म्यूचुअल फंड होता है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी यूलिप में और म्यूचुअल फंड में, तो अगर हम यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या मिलता है हमें, इन्वेस्टमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग होता है, यानी दो फायदे मिलते हैं, आप क्या कर सकते हैं प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं और मार्केट के रिस्क भी ले सकते हैं, यानी आपको एक बेनिफिट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस का और एक आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी जो भी मनी है उसको बढ़ाने का, ठीक है ना, दो फायदा मिलते हैं। म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं और इसके अंदर ये होता है भाई ये जो होते हैं डेब्ट और इक्विटी के अंदर होते हैं, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं इसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट में स्विच कर सकते हैं या जैसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं, यानी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आप एक ही रख सकते हैं, ठीक है ना, आप इंश्योरेंस के साथ इसको नहीं जोड़ सकते, ठीक। यूलिप में तो क्या कर सकते हैं आप दो चीजों में ले सकते हैं, मार्केट में और इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे एसआईपी होते हैं सिर्फ क्या करते हैं वो सिर्फ क्या देंगे आपको, सिर्फ आपको इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, ये आपको क्या नहीं देते, ये आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यूलिप में अगर देखते हैं तो हम लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, लंबे समय में लगाएंगे तो पैसा अच्छा मिलता है इसके अंदर, ठीक है ना। जो म्यूचुअल फंड होता है आपकी मर्जी, आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है भाई कि कुछ समय के लिए आपके कुछ गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए तो आप कर सकते हैं, ये फायदा होता है। यूलिप में जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है, यानी अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो 5 साल तक तो लगभग आपको लॉकिंग करना पड़ेगा इसके अंदर। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो नॉन लॉकिंग पीरियड होते हैं, आप इस रेगुलर फंड को जब चाहें निश्चित इसको निकाल सकते हैं या यूज कर सकते हैं, तो इसमें ये फायदा होता है। टैक्स बेनिफिट मिल जाता है यूलिप के अंदर, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। यूलिप एलिजिबल डिडिकेशन ऑफ अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको एक आईटी एक्ट मिलता है, रिटर्न आपको टैक्स फ्री होता है इसके अंदर, यूलिप के अंदर ये फायदा होता है।
और म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक टैक्सेबल अमाउंट होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपको थोड़ा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जितना ज़्यादा लंबा टर्म होता है उतना ज़्यादा इससे ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में जो रहता है वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो लगभग इसमें 15% और उसके बाद अगर देखें 10% का, ठीक है ना, रिटर्न वो डिडक्शन देना पड़ता है, ठीक है ना। और 20% आफ्टर इंडिकेशन के बाद भी मिलता है। तो ये थोड़ा जो होता है इसमें जो होता है आपको टैक्स जो होता है वो स्लैब के हिसाब से देना पड़ता है, जो भी आपकी इनकम होती है उसके हिसाब से, यानी ये थोड़ा टैक्सेबल होता है, इसमें छूट नहीं मिलती है। आगे रिस्क कवर, ठीक है ना। तो यूलिप में रिस्क कवर मिल जाता है आपको बेनिफिशियरी को, जो भी सम इंश्योरेंस या जो भी है आपके डिमाइस है पॉलिसी होल्डर, अगर उसको कुछ हो जाता है, ठीक है ना, उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद जो भी उनके बेनिफिशियरी वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं उनको जो भी सम इंश्योर्ड वगैरह होता है वो सब दे दिया जाता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो ट्रांसफर हो जाता है वो नॉमिनी में, अगर अगर कुछ हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो फंड आपके पास है वो नॉमिनी को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड का भी, ठीक है। तो ये दोनों ही अपने अपने लिए सही है, आपको जो इसमें अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो ये चीज था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए।